एनआईए और ईडी पिछले कुछ दिनों से दर्जन भर राज्यों में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्रिय है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 100 से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पीएफआई के ऊपर आतंकियों को कथित तौर पर धन मुहैया कराने, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करने और लोगों को प्रतिबंध संगठनों में शामिल होने के लिए बरगलाने जैसे आरोप हैं। खुद को अल्पसंख्यकों और दलितों का मसीहा कहने वाला पीएफआई पर इस तरह के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। तो आखिरकार पीएफआई है क्या? पिछड़ों की उम्मीद या देश की सुरक्षा पर खतरा? ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। तो आज बात करेंगे पीएफआई के सफर के बारे में और जानेंगे कि क्यों इस संगठन पर बार बार सरकारी एजेंसियां उंगली उठाती रही हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। 6 दिसंबर 1992 जिस दिन को ये देश कभी भूल नहीं सकता। ये वो दिन था जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और यहीं से शुरुआत हुई पीएफआई जैसे संगठनों के बनने की। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए कई आंदोलन हुए और उन आंदोलनों से कई संगठन खड़े हुए। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी की आमद सेना से लेकर बिहार की पसंदमादा मुस्लिम महाज और मुंबई की भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ तक इसी दौर में अस्तित्व में आए। दक्षिण में केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, तमिलनाडु की मिनीथा निधि पसाराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी की स्थापना भी इसी दौर की कहानी है, जिस दौर में मुसलमानों में असुरक्षा की भावना और गहरी हो गई थी। ये तीनों संस्थाएं हालांकि स्थापना के कुछ साल बाद साल 2004 से ही तालमेल करने लगी थी। 22 नवंबर 2006 में केरल के कोझिकोड में हुई एक बैठक में तीनों ने विलय कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई बनाने का फैसला लिया। आधिकारिक तौर पर पीएफआई की स्थापना 17 फरवरी 2007 में हुई। पीएफआई के अनुसार उसका मिशन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी की स्थापना करना है, जिसमें सभी को आज़ादी, न्याय और सुरक्षा मिल सके और इसमें बदलाव के लिए वो वर्तमान सामाजिक और आर्थिक पॉलिसियों में बदलाव लाना चाहती है ताकि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिल सके। अपना ऑब्जेक्टिव वो देश की अखंडता, सामुदायिक भाईचारा और सामाजिक सद्भाव बताती है। साथ ही लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता की पॉलिसी और न्याय व्यवस्था को कायम रखने की बात करती है। पीएफआई स्टेट लेवल के साथ नेशनल लेवल पर भी काम करती है। पीएफआई की एक राष्ट्रीय समिति होती है जिसके सदस्य हर 3 साल में होने वाले चुनाव से चुने जाते हैं। पीएफआई धीरे धीरे करके पूरे देश में अपना पैर पसार रही है। मौजूदा समय में 23 राज्यों में पीएफआई एक्टिव है। साल 2009 में पीएफआई ने अपने राजनीतिक दल एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और छात्र संगठन सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन भी किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्पसंख्यकों और दलितों की आवाज बनने का उद्देश्य रखने वाली पीएफआई देश के लिए खतरे का संकेत कैसे और कब बनी? तो साल 2010 में जब केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने की घटना सामने आई थी, तभी से पीएफआई चर्चा में आना शुरू हुआ। प्रोफेसर जोसेफ पर एक क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सवाल के जरिए कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान का आरोप लगा था। इसके बाद आरोप है कि पीएफआई कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर का हाथ काट दिया। केरल का ये मामला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के कार्यकाल के दौरान ही साल 2011 में एनआईए को सौंप दिया गया था। पीएफआई के खिलाफ कई हिंसक मामले की जांच एनआईए समेत अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। इनमें कुन्नूर में हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने, तमिलनाडु के तंजावुर का रामलिंगन हत्याकांड, 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली और बोध गया में हुआ बॉम्ब ब्लास्ट भी शामिल है। अभी हाल ही में हुआ कानपुर हिंसा और उदयपुर में हुए टेलर कन्हैया लाल की हत्या के पीछे भी पीएफआई का हाथ बताया जाता है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि पीएफआई की स्थापना ही इसलिए हुई क्योंकि सरकार ने सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था और इस कारण कुछ पूर्व सिमी सदस्यों ने दूसरे नाम से एक संस्था शुरू की। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिमी के कई पूर्व सदस्य पीएफआई में सक्रिय रह चुके हैं। भारत सरकार ने जिन ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी घोषित करते हुए बैन किया हुआ है, उनमें सिमी का नाम भी शामिल है। सिमी पर प्रतिबंध साल 2001 में लगाया गया था। हालांकि पीएफआई का गठन सिमी पर प्रतिबंध लगाने के 6 साल बाद 2007 में हुआ था। जहां एक तरफ पीएफआई का कहना है कि उनका गठन देश में हो रहे भेदभाव को कम करने के लिए हुआ है, वहीं भारत सरकार का ऐसा मानना नहीं है। पीएफआई पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने, विदेशी फंड से देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने और अशांति फैलाने का आरोप लगता रहा है। झारखंड में तो पीएफआई को बैन किया हुआ है।
केरल हाईकोर्ट ने भी अपनी एक टिप्पणी में पीएफआई को एक चरमपंथी संगठन बताया था। 2020 में जब पूरे देश में सीएए का विरोध हो रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर हिंसा हुई थी, जिसका संबंध पीएफआई से बताया गया था, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी पीएफआई को बैन करने की बात शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की एक खंडपीठ के समक्ष कहा था कि केंद्र पीएफआई को प्रतिबंध करने की प्रक्रिया में है। जहां एक तरफ कई राज्य पीएफआई का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी है जिनके मुताबिक पीएफआई जैसी संस्थाओं ने देश की राजनीति में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया है। भारतीय मुस्लिम राजनीति में करीब से नजर रखने वाले रिसर्चर्स का मानना है कि जस्टिस सचर कमेटी की रिपोर्ट ने भारत में मुसलमानों की राजनीति में नया आयाम जोड़ा। सचर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर मुसलमान काफी पिछड़े हुए हैं और तकरीबन हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी औसत भारतीय व्यक्ति से कम है। सचर रिपोर्ट और उसके बाद तैयार रंगनाथ मिश्र कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ही पीएफआई जैसी संस्थाएं मुसलमानों के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रही है। लेकिन 22 सितंबर को पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने छापा मारा है और अब पीएफआई को एनआईए कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित करना होगा। अब देखना ये होगा कि क्या ऐसा करने में पीएफआई सफल हो पाएगी। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ।